पिछली रात चेतन के लिए बहुत ही मायूसी भरी रही। पूरी रात चेतन केवल माही और अपने बारे में सोचता रहा। चेतन उसे जल्दी से जल्दी ना बचाने के पीछे खुद को कारण मान पूरी तरह अपने आप को कोसता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो बेमन से उठा और काफी देर तक बिस्तर पर ही बैठा रहा। तभी चांदनी सभी को चाय देते हुए आखिर में चेतन के लिए चाय लेकर पहुंच गई। चांदनी के चेहरे पर भी उदासी के ही भाव थे। वो चाय की ट्रे पास ही पड़े एक टेबल पर रखते हुए चेतन से नजरें चुराकर बोली, चेतन फटाफट तैयार हो जाओ, सभी लोग बेसमेंट में जमा हो रहे हैं। आज रात के बारे में कुछ प्लान्स बनाने हैं। वो चेतन का चेहरा देखकर भांप चुकी थी कि वो सारी रात ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने चेतन से कुछ नहीं कहा। चेतन जैसे ही बिना कुछ कहे बिस्तर से उठा, उसके कदम लड़खड़ा से गए तो चांदनी ने झट से उसे हल्का सा सहारा दिया और बोली, चेतन मैं जानती हूं तुम सारी रात ठीक से नहीं सोए हो, लेकिन इस तरह खुद को तकलीफ देने से माही वापस नहीं आएगी। आज अमावस्या की रात है, हम वहां जाएंगे और तुम और मैं मिलकर ढूंढेंगे उसे, तुम चिंता मत करो। कहकर चांदनी शांत हो गई। तभी चेतन दोबारा पलंग पर बैठते हुए बोला, खुद को दोष ना दूं तो क्या करूं? कितनी बार तो मैं उस दुनिया में जा चुका हूं, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आना वो मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। लेकिन इस बार चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा। कालदूत जिस बलिदान की बात कर रहा था वो भी, लेकिन मैं माही को वापस लेकर ही रहूंगा। मैं रात से पहले ही कालदूत से जाकर मिलता हूं, पूछूंगा उससे उस सैक्रिफाइस के बारे में। कहते हुए चेतन ने एकाएक चांदनी की ओर देखा। उस वक्त वो बलिदान वाली बात सुनकर चांदनी के चेहरे का रंग बदल सा गया था। चांदनी बिना कुछ कहे ही जाने को मुड़ी तो चेतन बोला, चांदनी कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम कल शाम से थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। चांदनी ने खुद को सामान्य करते हुए चेतन की ओर देखा और फिर बोली, नहीं चेतन ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, फटाफट आ जाओ रेडी होकर। चेतन तुरंत तैयार होकर तहखाने में पहुंचा, लेकिन आज वो चुप था। सारी बातें उसने चुप्पी के साथ ही सुनी। जैसे वो मीटिंग खत्म हुई तो चेतन सीधा घर के सामने लगे एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया और मन ही मन कालदूत को याद करने लगा। अचानक आवाज आई, क्या हुआ बंधु, कुछ चिंतित नजर आते हो? कहते हुए कालदूत वहां प्रकट हो गया। चेतन उसके अंदाज पर परेशान होते हुए बोला, कालदूत आज सीधी बात करते हैं दोस्त, मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आया हूं। कालदूत तुरंत चेतन की बात सुनकर समझ गया कि मामला गंभीर है, तो अपना तेवर भी चेतन की तरह रखते हुए जोर से बोला, तो ठीक है, फिर जो तुम पूछोगे मैं सीधे उसी बात का उत्तर दूंगा। बताओ क्या किस बारे में बात करनी है? चेतन ने बिना समय गवाए कहा, मुझे तुरंत बताओ कालदूत कि आखिर वो सैक्रिफाइस है क्या जिससे माही को बचाया जा सकता है? जैसे कालदूत ने कहा, वो भी उत्तर देने में समय वेस्ट नहीं करेगा। उसने तुरंत कहा, चेतन तुम तो मेरा उत्तर जानते ही हो, मैं दोहराऊंगा उससे बेहतर है तुम समझ जाओ। खैर फिर भी बता देता हूं कि समय आने पर वो तरीका खुद ब खुद तुम जान जाओगे। चेतन गुस्से में कुछ कहने ही वाला था, तभी कालदूत बोला, मैं भी समय से बंधा हुआ हूं, सॉरी, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कहकर कालदूत गायब हो गया। चेतन उसे पुकारता रह गया। दिन भर के इंतजार के बाद आखिर शाम ढलने लगी और एक बार फिर आसमान नारंगी लबादा उड़ने लगा। सारे परिंदे भी घर को लौटने लगे। चेतन और चांदनी एक बार फिर घबराहट के साथ बैठे काशी जी के इशारे का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर अपने अपने ताबूत में लेट गए और ताबूत बंद कर दिए गए। कमरे में काशी जी के प्रयोग का आरंभ हो गया। दियों की जगमगाहट से पूरा कमरा चमक उठा। मंत्रों की गर्जना पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही देर में उन दोनों की आत्मा शरीर छोड़कर सीधा तीसरी दुनिया में पहुंच गई। अंधेरे में अपनी बुद्धि विवेक से चेतन चारों ओर देखते हुए बोला, चांदनी अब थोड़ा सावधान रहकर सोचने की जरूरत है। मैंने नोटिस किया है कि हर बार हम हमेशा अलग जगह पर आते हैं, जिसके कारण ये जगह हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये जगह बड़ी ना होकर मायावी है। वो अपनी बनावट को बदलती रहती है। हमें थोड़ा सावधानी से सोचना होगा। चेतन की बात सुन चांदनी बोली, ठीक है, मैं हर चीज को एक विशेष निशानी के साथ याद रखूंगी, तुम भी ऐसा ही करो। ये सारी बातें तय कर वो दोनों माही की तलाश में निकल चुके थे।
दूसरी तरफ चेतन की तीसरी दुनिया में कदम पड़ते ही माही को चेतन के वहां होने का एहसास सा हो गया। वो तालाब किनारे बैठी कुछ सोच ही रही थी कि अचानक माही चित्रा को झंझोड़ कर बोली, चित्रा, मुझे एहसास हुआ है कि एक बार फिर चेतन यहाँ आ चुका है और शायद उसके साथ कोई और भी है। जल्दी चलो, हमें ढूंढना है उन्हें। ये कहकर माही ने चित्रा को खींचना शुरू किया और वो दोनों अलग अलग दिशा में चेतन को ढूंढने निकल गई। इधर चेतन और चांदनी हर जगह माही की तलाश करते हुए चल रहे थे। दूसरी ओर जब माही ने चेतन के बारे में सोचा तो चेतन को भी तुरंत एहसास हुआ। वो खुशी से चांदनी का हाथ थामते हुए बोला, चांदनी, माही भी मेरे बारे में ही सोच रही है। इसका मतलब वो भी हमारे आसपास है। चेतन की इस लौटती मुस्कुराहट को चांदनी बड़े ही प्यार से निहार रही थी। रास्ते पर चलते हुए वो चेतन को देखते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, बस जल्दी से माही को चेतन से मिलवा दो ताकि चेतन के चेहरे की हंसी दोबारा लौट आए। चेतन और चांदनी माही के आसपास होने के एहसास से बहुत खुश थे। वो रास्ते पर आगे चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें भूकंप का एहसास हुआ, जिससे चेतन और चांदनी के सामने जमीन पर एक बेहद लंबे आकार की एक खाई से खुद गई और उस खाई के दूसरी ओर एक आदमी की आकृति दिखाई पड़ी, जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडे समान हथियार था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, ईश्वर ने जब ये तय किया कि जीवन और मरण एक प्रक्रिया की तरह इस पृथ्वी पर समय के अंत तक चलता रहेगा, तब शायद वो जानते नहीं होंगे कि उन्हीं की बनाई इंसानी संरचना इस तरह ईश्वर की बनावट के साथ खिलवाड़ करेगी और तुम लोग उनमें से ही हो। खाई के इस तरफ खड़े चेतन ने उस आकृति को देखते हुए जोर से कहा, कौन हो तुम? क्यों हमारा रास्ता रोके खड़े हो? तब सामने से दोबारा आवाज आई, क्योंकि तुमने मेरी इस दुनिया का उपहास बनाकर रख दिया है, संतुलन बिगाड़ा है यहाँ का। चेतन और चांदनी उस आदमी की ये बात सुन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी वो आदमी थोड़ा आगे आया तो चेतन की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। चेतन उसे देखकर चौंक गया और थोड़ा आगे आते हुए बोला, द्वारपाल चक्रवात, आप? ये सुनकर चक्रवात बोला, हाँ, मैं चक्रवात, इस दुनिया का रक्षक और जन्म मृत्यु द्वार का द्वारपाल, तुम्हें आगे जाने से रोकता हूं। चेतन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, लेकिन चक्रवात जी, आप तो मेरे यहां आने का कारण भली भांति जानते हैं। जैसे ही अपनी साथी को ढूंढने में सफल हो जाऊंगा, यहां से निकल जाऊंगा। इस बार चक्रवात गुस्सा होते हुए बोला, बस तुम्हारा यही स्वार्थ इस दुनिया के संतुलन को बिगाड़ रहा है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया जिसमें तुम असफल हो गए, लेकिन उसके बाद भी तुम लगातार यहाँ आते रहे और मेरे ही अस्तित्व पर लांछन लगाते रहे। चेतन ये सारे शब्द सुन घुटने पर बैठ गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, नहीं चक्रवात महोदय, आप तो ईश्वर तुल्य हैं। मैं भला आपका अपमान क्यों करूंगा? मैं बस मेरी साथी को ढूंढना चाहता हूं। और इसी तरह चेतन और चक्रवात में काफी देर तक बातचीत होती रही, लेकिन चक्रवात किसी भी हाल में रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं था। अंततः चेतन भी थोड़ा क्रोध में बोल पड़ा, महोदय, आप अगर मार्ग नहीं देना चाहते तो ठीक है, हम एक सौदा करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मौके दीजिए। इसके बाद अगर मैं अपने दूसरे मौके पर भी असफल हो जाता हूं तो आप मेरी आत्मा को यहीं कैद करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं इसे ही अपनी नियति मानकर यहीं रह जाऊंगा। चेतन की यह शर्त सुनकर चांदनी घबरा गई। वो चेतन को मना करती रही, लेकिन चेतन नहीं माना। दूसरी तरफ ये शर्त सुनकर चक्रवात बोला, ठीक है मानव, इसके बाद बस एक और मौका। सफल होने की शुभकामनाएं, वरना सजा तुमने स्वयं तय की है। इतना कहकर चक्रवात वहां से गायब हो गया और वो खाई अपने आप भर गई। दूसरी तरफ कूपत और कुशाद दोनों अजरनाथ के कहने पर चेतन समेत सभी की खोज यात्रा पर निकल चुके थे। रात्रि के उस हल्के अंधेरे में जब वो फूलपुर की सीमा पर पहुंचे तो फूलपुर कस्बे के मुख्य द्वार पर लिखे नाम और चेतावनी को पढ़ने लगे। उस बोर्ड पर धूल जम चुकी थी, जिसके कारण उसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कूपत उसे पढ़ते हुए बोला, फूलपुर में आपका स्वागत है। बाहरी लोगों से निवेदन है कि रात्रि के समय में विशेषतः सावधान रहे। यहाँ खूनी वधू का वास है।
ये सुनते ही कुशाद कपकपाती हुई आवाज में बोला, भैया ये तो वही भूतनी है ना जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, पर हम तो रात में इस गांव में पहुंचे हैं, कहीं कुछ खतरा हुआ तो? इस बात को सुन कूपत उसे डांटते हुए बोला, चुप कर छोटे, दिखने में तो मुझसे भी बलिष्ठ है, लेकिन बात बच्चों की तरह कर रहा है। अजनाथ बाबा के सामने तो तू बड़ा होशियार बन रहा था, और अभी तो सिर्फ खूनी वधू का नाम सुनकर ही हवा निकल गई। कहते हुए कूपत गांव में प्रवेश कर गया, लेकिन कुशाद वहीं खड़ा था। तभी कूपत बोला, अरे अब चल भी, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन कुशाद भी चल पड़ा था। गांव में संध्या आरती का वक्त था। अचानक मंदिर की घंटी बज उठी, जिसे तुरंत ही कूपत बोला, चलो हमें जल्द से जल्द उस मंदिर तक पहुंचना है, वहां काफी लोग जमा होंगे। हम वहां जाकर सबसे वीर सिंह के बारे में पूछेंगे तो कुछ न कुछ सुराग पता चल ही जाएगा। इसके बाद उन्होंने मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में उन लोगों को जो भी मिलता वो उससे वीर सिंह के बारे में पूछते। तभी एक आदमी कुशाद से टकरा गया। वो आदमी कुशाद पर गुस्सा करते हुए बोला, कहा भैया, आंखें या बटन तनिक अगल बगल भी देख लिया करो। बलिष्ठ शरीर तो पा लिए हो, लेकिन लगता है बुद्धि तन को नहीं। ये सुनते ही कुशाद का गुस्सा, जो हमेशा हाई होता है, वो और ज्यादा बढ़ गया। उसने उस आदमी को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लिया, जिस पर कूपत चिल्लाते हुए बोला, छोटे, काबू में रखो खुद को, हम किसी काम से आए हैं यहाँ। जैसे कुशाद ने उसे छोड़ा तो कूपत हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कीजिए भाई साहब, मेरा भाई थोड़ा गुस्सैल है, हम बाहर से आए हैं, वीर सिंह के रिश्तेदार हैं, उनका घर किस तरफ है बता दीजिए थोड़ा। तब वो आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम आदमी अच्छे लगते हो, अपने भाई को समझाओ जरा। खैर, वीर सिंह के घर जाने से कौनो फायदा नहीं, कई दिन से वहां कोई नहीं है, घर पर तो तोड़ फोड़ भी हो चुकी है। हाँ, लेकिन बीच में एक दिन दिखा था, किसी और से पूछ लेना भैया, शायद कोई जानता हो। इतना कहते हुए वो आदमी वहां से चला गया और कूपत कुशाद भी मंदिर की ओर चले गए। जब तक वो लोग मंदिर में पहुंचे तो संध्या आरती खत्म हो चुकी थी और लोग भी जा चुके थे। तब कुशाद थकी सी आवाज में बोला, अब क्या करे भैया, रात भी हो चुकी है, कहां ढूंढे वीर सिंह को। जैसे उसने बात कही, पीछे से एक आवाज आई, क्या कहा बेटा, वीर सिंह को ढूंढ रहे हो? ये सुनते ही दोनों के कान खड़े हो गए। पीछे मुड़े तो पाया मंदिर के पुजारी वहां खड़े हुए थे। तब कूपत तुरंत बोला, जी हम उसके रिश्तेदार हैं, यहाँ आए थे पर वो घर पर नहीं है। इस बात पर पंडित जी कुछ सोचकर यहाँ वहां टहलते हुए बोले, बेटा अपने गांव का एक आदमी है मारू, मैंने आखिरी बार उसी के साथ वीर सिंह को देखा था, शायद वो बता पाए। ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान छा गई। दूसरी तरफ काली दुनिया में जैसे ही चक्रवात के जाते ही वो खाई भरी तो चेतन और चांदनी आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ा आगे पहुंचते ही वहां एक जलाशय नजर आने लगा, जिसके पार करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही चेतन और चांदनी किनारे पर पहुंचे तो सामने देखते ही चेतन के चेहरे पर अद्वितीय खुशी दौड़ गई, क्योंकि सामने माही खड़ी थी। माही की नजर भी चेतन और चांदनी पर पड़ गई। चेतन चांदनी का हाथ थामते हुए खुशी से उछलकर बोला, आखिरकार माही मिल गई चांदनी, हमने उसे ढूंढ ही लिया। माही चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता था चेतन, तुम मुझे लेने जरूर आओगे, आई लव यू सो मच। चेतन ने भी खुश होकर कहा, कैसे ना आता माही, तुम्हारे बिना तो चेतन अधूरा है, अब देखना मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। चांदनी चेतन और माही को इस तरह खुश देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। तीनों की आंखों में अलग अलग वजह से खुशी के आंसू थे। तभी चेतन जोर से चिल्लाते हुए बोला, चलो माही, घर जाने का समय आ गया। कहते हुए चेतन पानी में उतरने लगा। चांदनी चेतन को सहारा दे रही थी, दूसरी ओर माही भी चेतन की तरफ बढ़ने लगी। जलाशय ज्यादा बड़ा नहीं था, वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब पहुंच रहे थे। जैसे ही चेतन ने माही की ओर हाथ बढ़ाया, तभी माही ने चेतन की ओर हाथ बढ़ा लिया। दोनों की उंगलियां एक दूसरे को छूने वाली थी कि अचानक एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और चेतन और चांदनी उस लाइट की ओर खींचे चले गए।
क्या चेतन की ये एक और असफलता थी, या चेतन ने माही को बचा लिया? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।